हेलो एवरीवन, सिविल प्रोसीजर कोड के वीडियो सेशंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका लीगल गाइड राकेश कपूर। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं, फॉरेन जजमेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन जजमेंट्स कब बाइंडिंग होते हैं और फॉरेन जजमेंट्स का एग्जीक्यूशन इंडियन कोर्ट्स में कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ लें कि फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोर्ट्स के वेरियस प्रोविजंस जो सीपीसी में मेंशन किए गए हैं वो कहां पर स्कैटर्ड हैं और वो कौन कौन से हैं। फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दिया गया है। फॉरेन जजमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दिया गया है और फॉरेन जजमेंट की बाइंडिंग नेचर सेक्शन नंबर 13 और इसी तरह से फॉरेन जजमेंट के बारे में जो कोर्ट्स प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है उसके बारे में प्रोविजन सेक्शन नंबर 14 में दिया गया है। अगर आप फॉरेन जजमेंट की एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोविजंस सेक्शन नंबर 44 एंड 44A में दिया गया है। तो ये हुआ वो कोडिफाइड प्रोविजंस जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में एनुमरेट किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन जजमेंट्स। अब हम वन बाय वन इन सब सेक्शंस को और इन प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इनकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 5 के साथ, जिसमें फॉरेन कोर्ट के बारे में बात की गई है। फॉरेन कोर्ट्स कौन सी होती हैं? ये सेक्शन ये कहता है कि वो कोर्ट्स जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड हैं और जिसको इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो एस्टैब्लिश किया है ना ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू कर रही है, तो ऐसी कोर्ट्स को फॉरेन कोर्ट माना जाता है। यानी कि वो सारी कोर्ट्स जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं हैं, वो सब फॉरेन कोर्ट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 6। सेक्शन 2 क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है और ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर कट है। ये सेक्शन ये कहता है कि वो सारे जजमेंट्स जो फॉरेन कोर्ट ने प्रोनाउंस किए हैं उनको फॉरेन जजमेंट बोला जाता है। मीनिंग देयर बाय दोज जजमेंट्स विच हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय द फॉरेन कोर्ट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच आर नॉट established or continued by the central government. The judgment of these type of courts are known as foreign judgments. Now, the next question which arises is whether these foreign judgments are of the conclusive nature or these are not of a conclusive nature, और क्या ये जजमेंट्स बाइंडिंग होते हैं हमारी इंडियन कोर्ट्स पर? तो ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर अब हम सेक्शन नंबर 13 में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो काइंडली सी सेक्शन नंबर 13 ऑफ सीपीसी। ये सेक्शन ये कहता है कि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट दो पार्टीज के बीच में तब बाइंडिंग होता है, कंक्लूसिव होता है, अगर फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यानी कि ये फॉरेन जजमेंट अपने आप में एब्सोल्युटली कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता। इसके लिए हमें सर्टेन कंडीशंस को चेक करना होता है कि क्या इस सर्टेन जो जजमेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है इसमें ये फॉलोइंग 6 काइंड में से कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये 6 काइंड ऑफ डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते हैं जो कि फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नेचर का होने से रोकता है। सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज नंबर ए जो कि पहली कंडीशन के बारे में बात करता है, वो ये कहते हैं कि अगर ये फॉरेन जजमेंट किसी ऐसी कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है जिनके पास कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन उस मैटर को टेकअप करने का या डिसाइड करने का नहीं था, तो ऐसे फॉरेन जजमेंट्स कंक्लूसिव नेचर और बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। एंड सेकेंड कंडीशन विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज बी, ये कंडीशन ये कहती है कि जजमेंट जो है, यानी कि जो केस को डिसाइड किया गया है उसको मेरिट पर डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर केस को मेरिट पर डिसाइड नहीं किया गया तो ऐसे केसेस कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये मेरिट क्या होता है? मेरिट ऑफ द केस का मतलब ये कि कोर्ट ने दोनों पार्टीज के स्टैंड्स
उनके क्लेम्स, उनके रिबटल्स, उन सबको सुनने के बाद, दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद उस केस को डिसाइड किया हो। सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए अगर कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड किया है तो हम बोलेंगे वो मैटर मेरिट पर डिसाइड हुआ है। अगर कोई मैटर सिंपली टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो मैटर मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ। नाउ कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 ये कहती है कि कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही हमारी जो इंडियन लॉज हैं उस जजमेंट में उनको रिकॉग्नाइज करने से उस कोर्ट ने उस जजमेंट में रिफ्यूज कर दिया हो। तो अगर मैं इसको और ज्यादा समराइज करूं और ज्यादा कंसाइज फॉर्म में बोलूं तो जजमेंट में इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू और इंडियन लॉज को रिकॉग्नाइज करने से फॉरेन कोर्ट ने रिफ्यूज नहीं किया होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फॉरेन जजमेंट की बाइंडिंग नेचर हो तो इंटरनेशनल लॉ का करेक्ट व्यू उसमें होना चाहिए और इंडियन लॉ को भी उस मैटर में अगर कोई अप्लाई होता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया हो। सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज नंबर डी, जो कि 4th कंडीशन है, वो ये कहती है कि वेयर द प्रोसीडिंग्स इन द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस, यानी कि वो जो जजमेंट है उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट की गई थी वो हमारी नेचुरल जस्टिस को अपोज कर रहा है। अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स या जजमेंट नेचुरल जस्टिस को अपोज करता है तो ऐसे जजमेंट्स की नेचर कभी भी कंक्लूसिव नहीं होती, यानी कि हमारी इंडियन कोर्ट्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, हमारी इंडियन कोर्ट्स पर वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा और सेपरेट सूट आप कोई और फ्रेश सूट इंडियन कोर्ट में ला सकते हैं क्योंकि पहला वाला जजमेंट तो बाइंडिंग नहीं है। 5th कंडीशन, जो कि सेक्शन नंबर 13 के क्लॉज नंबर ई में मेंशन की गई है, वो ये कहते हैं अगर कोई भी जजमेंट किसी पार्टी ने थ्रू फ्रॉड ऑब्टेन कर लिया, धोखे से, कपट पूर्वक किसी दूसरी पार्टी को डिफ्रॉड करके ले लिया, तो ऐसे जजमेंट्स तो बाइंडिंग हो ही नहीं सकते, उनकी कंक्लूसिव नेचर नहीं होती। यू गॉट माय पॉइंट। और लास्टली हम आते हैं सेक्शन 13 के क्लॉज नंबर एफ में। इस पर्टिकुलर क्लॉज में यह कहा गया है, इस सेक्शन में यह कहा गया कि जजमेंट में जो क्लेम कोर्ट ने दिया है वो इंडियन लॉ को ब्रीच करता है, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ जो इंडिया में एनफोर्स है उसकी ब्रीच हो रही है और इस ब्रीच पर जो भी पार्टी को क्लेम अवार्ड किया गया है वो उस पर बेस कर रहा है। So meaning thereby where it sustains a claim which is founded on the breach of the law which is enforced in India, so in that case the foreign judgment cannot be considered to be of a conclusive nature. Conclusive nature का नहीं होता। So my dear students, ये कुछ conditions मैंने अभी आपको बताई जिसके बेसिस पर फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाता। अगर ये कंडीशंस एब्सेंट हैं, यानी कि नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया है, उसमें फ्रॉड भी नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने मैटर को मेरिट पर डिसाइड किया है, इंटरनेशनल लॉ को करेक्ट व्यू अडॉप्ट किया गया है, इंडियन लॉज को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंडियन लॉ का कोई ब्रीच नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर के माने जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज कर सकता है कि सर ये जो फॉरेन जजमेंट होते हैं क्या हमारी इंडियन कोर्ट्स इसके बारे में कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन नंबर 14 में स्पेशली मेंशन किया है और ये कहा है कि फॉरेन कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं कोर्ट उसके बारे में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकती है कि ये करेक्ट होंगे, लेकिन कब? इसके लिए जिस कोर्ट में आप उस जजमेंट को फाइल कर रहे हैं वहां पर उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको फाइल करनी होगी।
मीनिंग देयर बाय, अगर आप इंडियन कोर्ट में फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को फाइल करते हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि फॉरेन जजमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये प्रिजम्पशन भी एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन नहीं है, ये एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। रिवर्टेबल प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रिजम्पशन जिसको आप अदरवाइज रिवर्ट कर सकते हैं, यानी आप उसे कॉन्ट्ररी डिस्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको डिस्प्रूव कैसे करेंगे? अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि दैट पर्टिकुलर कोर्ट डिड नॉट हैड द जुरिसडिक्शन, इट मींस यू कैन डिस्प्रूव इट बाय वे ऑफ वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर आप वांट ऑफ जुरिसडिक्शन को प्रूव कर देते हैं तो ऐसी कोर्ट का जो जजमेंट है उसे कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी। यू गॉट माय पॉइंट? एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 14। अब हम इस लेक्चर में आगे चलते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोर्ट्स जिस पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करती, यानी कि ऐसी प्लेसेस या ऐसी रेवेन्यू कोर्ट्स या ऐसी कोर्ट्स जिस पर सीपीसी यानी हमारी सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता, तो ऐसी कोर्ट्स की जजमेंट्स का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन नंबर 44 में स्पेशली मेंशन किया गया है। सेक्शन नंबर 44 ये कहता है कि अगर कोई भी रेवेन्यू कोर्ट अगर ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करती, तो ऐसी कोर्ट्स की जजमेंट क्या हमारी इंडियन कोर्ट्स में अप्लाई कर सकती है या एग्जीक्यूट हम उसको कर सकते हैं। सेक्शन ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं और उनको अपने इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि सर्टेन प्लेसेस की रेवेन्यू कोर्ट्स के जजमेंट्स हम अपने स्टेट में रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी इम्प्लीकेशन, उनका एग्जीक्यूशन ऐसे ही किया जाएगा जैसे कि वो जजमेंट्स उस पर्टिकुलर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने पास किए हों। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 44A पर। सेक्शन नंबर 44A ये कहता है कि अगर किसी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज ने कोई डिक्री पास किया है, उसको हम इंडियन कोर्ट्स में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। आपके माइंड में अब क्वेश्चन ये राइज हुआ होगा कि सर ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज क्या होती हैं। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के बारे में जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 44A में मेंशन किया गया है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज का मतलब है ऐसी कंट्रीज या ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया से बाहर हैं और जिन कंट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक ऑफिशियल गजट में थ्रू नोटिफिकेशन ये डिक्लेयर कर दिया है या रिकॉग्नाइज कर लिया है, या ऐसे मानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट फॉर्मुलेट की है कि ये वाली कंट्रीज रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज या टेरिटरीज मानी जाएंगी। अगर मैं इसको और ज्यादा सिंपल वे में बताने की कोशिश करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन नेशंस को, कंट्रीज को या टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं। यानी कि अगर हम कोई भी जजमेंट, हमारी इंडियन कोर्ट की कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है तो उनको वो पर्टिकुलर टेरिटरीज या कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगी और अपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगी। इसी तरह से अगर उन फॉरेन कोर्ट्स में कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस होता है तो इंडियन कोर्ट्स में ऐसे जजमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि हमारे इंडिया और फॉरेन कोर्ट्स आपस में डिक्रीज को एग्जीक्यूट करने के लिए रेसिप्रोकेट करती हैं, तो ऐसी टेरिटरीज को हम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज बोलते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, बट एक्चुअली व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 44A। अब हम उस बात पर आते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज की जो डिक्रीज होती हैं उसको हम इंडियन कोर्ट्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्लॉज नंबर 1 में मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज की जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो एक सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की इशू करेंगे, या डिक्री की वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो इशू करेंगे और उसे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल करना होगा
और इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगी जैसे कि ये डिक्रीज इंडिया में इंडियन कोर्ट्स ने प्रोनाउंस की हों। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसीजर यहीं पर खत्म नहीं होता। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई सर्टिफाइड कॉपी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया है, साथ साथ में उस कोर्ट का एक सर्टिफिकेट भी आपको फाइल करना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट में वो सुपीरियर कोर्ट ये मेंशन करती है कि हमने कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर डिग्री में से सेटिस्फाई कर लिया है और कितना अमाउंट हमने एडजस्ट कर लिया है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है, हो सकता है उसमें से कोई पोर्शन जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हो उस कंट्री में। मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे एज्यूम कीजिए कि एक फॉरेन कोर्ट है और फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया और उसके बेसिस पर एक डिग्री को फॉर्मुलेट किया। उस डिग्री में यह कहा कि जो डिग्री होल्डर है उसको 10 लाख रुपीस अवार्ड किया गया है। अब इस 10 लाख में से उस फॉरेन कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में 6 लाख रुपीस को कोर्ट ने रिकवर कर लिया। अब बाकी कितना बचा? 4 लाख रुपीस। अब ये 4 लाख रुपीस उस फॉरेन कोर्ट में तो रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है जजमेंट डेटर की इतनी सफिशिएंट प्रॉपर्टी वहां पर ना रही हो जिसे 4 लाख रिकवर हो सकता था। तो ठीक है, उन्होंने उसको इंडिया में भेजा कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो 4 लाख रुपीस को रिकवर करने के लिए अब आपने इंडियन कोर्ट्स में ये एग्जीक्यूशन डाला है। लेकिन इंडियन कोर्ट्स को कैसे पता चलेगा कि रिकवरी सिर्फ 4 लाख रुपीस की करनी है, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 10 लाख रुपीस का था ना। हाँ, तो ये रीजन है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी के साथ साथ उस सुपीरियर कोर्ट का एक सर्टिफिकेट भी एनेक्स करना पड़ेगा, जिसमें कोर्ट ये मेंशन करेगी कि इतना अमाउंट एडजस्ट हो चुका है, इतना अमाउंट सेटिस्फाई हो चुका है एंड इतना सर्टेन अमाउंट अब रिकवर करना बाकी है, जिसको सेटिस्फाई इंडियन कोर्ट्स करेंगी। यू गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ द डिग्री ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। यू गॉट माय पॉइंट? अभी तक जितना भी पोर्शन मैंने आपको बताया है वो जुडिशरी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉयर्स के एक्टिव प्रैक्टिस में काफी हेल्पफुल है। लेकिन एक टॉपिक जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया और जो कि जुडिशरी के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं अब उसको डिस्कस कर रहा हूं। जहां तक प्रिंसिपल ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का सवाल है, क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11 फॉरेन जजमेंट्स पर अप्लाई होता है? वो कहते हैं यस, फॉरेन जजमेंट पर रेस जुडिकाटा का बार लगेगा अगर वो जजमेंट मेरिट पे डिसाइड किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। वीडियोस के अलावा मेरी लाइव लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट कर सकते हैं और मेरे पर्सनल लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। सीपीसी के अगले वीडियो सेशन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। होप यू हैड एंजॉयड द लेक्चर।